तो आज स्टार्ट करते हैं ब्राह्मण साम्राज्य से। तो इसमें ब्राह्मण साम्राज्य की नींव आपको ऊपर पता ही था, बताया था हमने पिछली वीडियो में। पुष्यमित्र शुंग था जो जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ब्राह्मण साम्राज्य जाति का था, ये ब्राह्मण जाति का था। और इसने पुष्यमित्र शुंग इसका नाम था। पुष्यमित्र शुंग जो अंतिम शासक बृहदत्त था उसकी हत्या करके इसने डाली थी नींव मगध साम्राज्य पे। देखते हैं आगे। शुंग वंश ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। तो उनकी राजधानी की थी पाटलिपुत्र में थी, इनने अपनी नई राजधानी विदिशा में बनाई थी। और जो इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर था, हिंद एवं शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग बहुत ही प्रतापी राजा था और इसने मिनांडर को भी एक बार पराजित किया था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इनके टाइम पे ही थे ये पतंजलि, जो योग गुरु पतंजलि बोले जाते हैं, उनने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो पतंजलि ने इनके अश्वमेध यज्ञ कराए थे और 2 बार इनने अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने। और ये ब्राह्मण साम्राज्य का था इसलिए अश्वमेध यज्ञ कराए थे इसने। और एक भरहूत स्तूप करके, भरहूत स्तूप जो है का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। उसके बाद इसके अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। तो अब इसमें बहुत आसान है याद करना, जैसे इसमें लास्ट पहले देव लगा हुआ है तो ये पहले आएगा, और बाद में देव लगा हुआ है तो बाद में आएगा। थोड़ा ट्रिक समझ सकते हैं इससे। तो अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या किसने की थी? वासुदेव ने कर दी थी। और मगधी गद्दी पर फिर कर्ण वंश की इसने स्थापना की थी, वासुदेव ने भी। ये भी एक ब्राह्मण साम्राज्य था। कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का अंतिम राजा था जो सुशर्मा हुआ था। अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे कर्ण वंश के बारे में देखते हैं। आगे कर्ण वंश के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें कर्ण वंश के बारे में तो ज़्यादा कुछ डिटेल है, हम आगे देख लेते हैं। सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं। सातवाहन वंश का है सिमुक जो था, सिमुक ने सातवाहन, तो 7 से सिमुक हो गया और 7 सातवाहन हो गया। थोड़ा याद कर सकते हैं। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की, जो अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था कर्ण वंश का, उसकी हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन को बोलते थे आंध्र सातवाहन करके बोलते थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के आसपास वाला एरिया था। सातवाहन मतलब आंध्र वंश। शासकों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? प्रतिष्ठान को। प्रतिष्ठान कहाँ पे है? गोदावरी नदी के किनारे वाला, जो गोदावरी नदी के किनारे वाला एरिया है उसमें स्थापित की थी प्रतिष्ठान। वैसे कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रतिष्ठान जो है। उसके बाद देख लेते हैं सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक थे। एक बार शासकों का क्रम देख लो। पहला था सिमुक। मोस्टली इसमें 7 से स्टार्टिंग है। सिमुक है, सातकर्णी है, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी है, फिर वशिष्ठीपुत्र है, फिर पुलमावी है, और फिर यज्ञश्री सातकर्णी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पेशली इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे प्रतापी राजा भी था इसका। सिमुक तो स्थापना की थी, सातकर्णी था, पर गौतमीपुत्र सातकर्णी था, फिर वशिष्ठीपुत्र था, पर पुलमावी था, और यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ, ये जो सातकर्णी था इसने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राजसूय यज्ञ कराया था। उसके बाद देख लेते हैं सातवाहनों शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? तो इसमें साहित्य किसने लिखा था? हॉल ने लिखा था। एवं गुड़ाद, 2 लोग थे, हॉल और गुड़ाद थे, इनने साहित्य लिखा था उस समय का। हॉल ने लिखा था गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती मतलब है जो गाथा है वो इन्हीं की, सप्तशती मतलब इन्हीं जो राजा हैं इनकी गाथा लिखी हुई है, वो इस गाथा सप्तशती बोलते हैं। एवं गुड़ाद ने क्या लिखा था? बृहद कथा, एक बड़ी कथा के रूप में नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। तो हाल ने लिखा गाथा सप्तशती, गुड़ाद ने लिखा बृहद कथा। उसके बाद सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे। तो इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा सीसा और पोटीन। 2 स्पेशल टाइप के इन्होंने सिक्के उस समय चलाए थे। बाकी सिक्के तो पहले भी चलते थे, मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का डालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वो कहाँ से आता था? रोम से मंगाते थे ये शीशा। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के किसके थे? शीशा के ही बने थे। उसके बाद देख लेते हैं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? सातवाहन शासकों ने ही सप्तम किया था। ब्राह्मणों की स्टार्टिंग अगर भूमि को कोई दे रहा था तो सातवाहन दे रहे थे। और भूमिदान का सबसे प्राचीन प्रालेखी प्रमाण शताब्दी की ईस्वी पूर्व में सातवाहनों के एक नानाघाट अभिलेख है, उसमें ये बात कही गई है, नानाघाट अभिलेख। तो अब नानाघाट अभिलेख किससे संबंधित है? सातवाहनों से। उसमें भूमि अनुदान दे रहे हैं वो मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ के में एक गांव को देने का अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसमें एक गांव को दान में दिया गया था।
सातवाहनों की राज की भाषा कौन सी थी? प्रकृत थी और लिपि इनकी थी ब्राह्मी। तो भाषा कौन सी थी? प्रकृत थी और लिपि थी ब्राह्मी। सातवाहनों ने हमें मात्र संतात्मक ढांचे का आवास मिलता है, मतलब इसमें माता का नाम पहले इसलिए हो सकता है कि मात्र संतात्मक ढांचा हो उनका, उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम से पहले से रखने की प्रथा दी गई है। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी था, वशिष्ठी पुत्र था, लेकिन सातवाहन जो राजकुल था उसमें पितृ सत्तात्मक था, मतलब जो राजा बनता था वो पुत्र ही बनता था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। आगे देख लेते हैं। सातवाहन शासकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो था गौलमेक को सौंपा गया था, मतलब जो प्रधान बोलते हैं वो प्रधान गौलमेक था। गौलमेक एक सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। गौलमेक जो था वो एक सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक, इतने वो टोटल अपनी सेना रखता था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियाँ क्या क्या थी? तो इनके सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ले का चैत्य। कार्ले चैत्य मतलब क्या होता है? पूजा स्थल होता है। तो इनने कार्ले का चैत्य जो बुद्ध से संबंधित है वो बनवाया था, कार्ले का चैत्य बनवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी इन्होंने नहीं करवाया था, किसने? सातवाहनों ने। उसके बाद अमरावती कला का विकास भी इन्होंने किया था। अमरावती कला जो थी, सातकर्णी व अन्य सभी सातवाहन शासक जो थे वे दक्षिणापथ के स्वामी भी कहे जाते थे। उसके बाद सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम भी किया था, मतलब पुल का काम इन्होंने किया था। उसके बाद आगे देख लेते हैं। जो चेदी वंश राजवंश था, जो कलिंग वाला चेदी राजवंश, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ही कलिंग में चेदी राजवंश का उल्लेख हुआ था। कलिंग में हुआ था। कलिंग मतलब कौन सा एरिया हो गया आपका? उड़ीसा वाला एरिया। ठीक है। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे मिलती है, भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो जो सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? खारवेल। खारवेल का कौन सा अभिलेख है? इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख है खारवेल का, और ये तिथि रहता अभिलेख, और सबसे पहला अभिलेख मान सकते हैं इस वंश का। एक मतलब बहुत पुराना अभिलेख है ये। इस वंश का एक प्रतापी राजा भी यही सबसे ज़्यादा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। इस एक किसका अनुयायी था? खारवेल जैन धर्म का, ये याद रखना। और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण भी कराया था। उदयगिरी की पहाड़ी में उसने गुफा का निर्माण कराया था। उसके बाद देख लेते हैं भारत के हिंदीवन राज्य, जो हिंदू यूनानी आए थे राज्य, वो कौन कौन से थे? तो इनका एक बार क्रम देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। तो आप इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप बना सकते हैं याद करने के लिए। कोई जो हिंदू है उसको शक हो गया है किस पे? पहलवान पे। क्यों हो गया है? क्योंकि वो तो हिंदू को शक हो गया किस पे? पहलवान पे। हिंदू को शक हो गया पहलवान पे। ठीक है। लास्ट में कुषाण याद कर लो, सबसे लास्ट में कुषाण था। कुषाण का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। ठीक है। आगे देखते हैं। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी एवं मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। अक्षुण्ण बनाए रखा मतलब इसने तब तक जिंदा रखा, मतलब इसने सब कुछ वैसा ही कंटिन्यू रखा। सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस निकेटर जो था उसका किसका था? सिकंदर। सिकंदर का सेनापति था। और ये सिकंदर जब मर गया था तो उसका उत्तराधिकारी जो था एंटियोकस प्रथम, उसने उस साम्राज्य को अपना कंटिन्यू बनाए रखा था। आगे देखते हैं। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह हो गया था। विद्रोह के फलस्वरूप अनेक स्वतंत्र प्रांत हो गए थे। उस समय बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोसस प्रथम ने किया था। जो बैक्टीरिया में विद्रोह इन्होंने कर दिया था वहाँ का नेतृत्व कर रहा था डियोडोडस प्रथम। बैक्टीरिया पर डियोडोडस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया था। कौन से? डियोडोडस द्वितीय था, यूथिडेमस था, ड्रेमेडियस था, मिनांडर था, यूक्रिडाइडस था, एंटीऑल्कडिस था और हार्कमिस था, ये सब थे। उसके बाद भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्टीरिया के शासक ट्रेमेडियस ने किया था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्टीरिया का एक शासक था ट्रेमेडियस। इसने किया था कब किया था? इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया था। अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। तो अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध इसी रास्ते से सब लोग आते थे। ये खैबर दर्रा जो था उससे ही मोस्टली आते थे। और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। साकल जो सियालकोट है, आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। इसे ही हिंदू यूनानी एवं बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता था। इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता था इसी शासक को। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अगर अधिक विख्यात की बात की जाए तो कौन था? मिनांडर। ठीक है। और मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। 165 से 145 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसकी राजधानी वही साकल जो आधुनिक सियालकोट है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था उसमें, शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी यही था सियालकोट। मिनांडर ने क्या था? नागसेन जो नागार्जुन था से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है। तो मिनांडर ने क्या ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागार्जुन से ली थी। और मिनांडर के जो प्रश्न थे और नागसेन के द्वारा जो उत्तर दिए गए थे पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसको मिलिंद पन्नो बोलते थे, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न। तो अब इससे ये बौद्ध धर्म से इसने मिनांडर ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, नागसेन ने उसका उत्तर दिया था, उसे ही मिलिंद पन्नो बोलते हैं, मतलब मिलिंद के प्रश्न।
आगे देख लेते हैं, हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के, मतलब इन्होंने क्या था, सिक्के पे राजा का नाम अंकित करवाया था, जिससे पता चल जाता था हिंदू यूनानी शासकों के कि ये सिक्के किसके टाइम के हैं या किस राजा के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के, अगर सोने के सिक्कों की बात की जाए तो हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, सबसे पहले की बात की जाए। ठीक है, आगे आएगा सबसे ज़्यादा किसने किए थे और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने किए थे, ये आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो बताए जाएंगे। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई थी। तो इनकी प्राचीन कला का नाम क्या था, हेलेनिस्टिक आर्ट था, जो यूनानी थे इनकी। और भारत की में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो जब हेलेनिस्टिक आर्ट, मतलब जो इनकी हेलेनिस्टिक आर्ट थी और भारत की जो आर्ट थी, जब दोनों मिल गई तो एक नई कला का विकास हुआ, जिसे बोलते हैं गांधार कला। और गांधार कला किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, मतलब बौद्ध धर्म की जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार कला से हैं। और उसके बाद मथुरा कला किसकी है, मथुरा कला की अगर बात की जाए तो जैन धर्म से है ये। आगे देख लेते हैं, यूनानियों ने पर्दा, जो पर्दा नाटक में यूज करते हैं हम लोग, नाटक में पर्दा डालते हैं, वो भी इन्हीं का योगदान है। इन्होंने पर्दा यूनानियों को ही देना था, इसलिए इसे यवनिका के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखते हैं शक, शकों के बारे में क्या कह दिया गया है। अब नेक्स्ट आए थे शक। तो यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में अलग अलग थीं। तो टोटल 5 शाखाएं थीं, राजधानियाँ भी अलग अलग थीं। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, तीसरी में थी मथुरा, चौथी में थी पश्चिम भारत, और पश्चिमी भारत वाली सबसे पावरफुल थी। 5वीं शाखा था ऊपरी दक्कन, ये लास्ट वाली थी 5वीं शाखा पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा कौन था, मो था, मो माओ कुछ भी बोलते हैं इसको। शक मूलतः कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और चारागाह की खोज में आए थे। तो मध्य एशिया से आए थे और कहाँ से आए थे, चारागाह की खोज में आए थे। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा था। 58 ईसा पूर्व में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया था, बाहर खदेड़ दिया था, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसी राजा ने। तो 58 ईस्वी पूर्व में, इसी में इसमें विक्रम संवत भी चलाया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत, विक्रम संवत चलवाया था, और विक्रमादित्य की उपाधि भी यहीं धारण की थी इसने, कि ना उसी के समय से वो विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिसकी संख्या बाद में इतिहास में और राजाओं ने की। तो टोटल 14 विक्रमादित्य की उपाधियाँ धारण की गई थी। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। जो गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय था वो सबसे ज़्यादा विख्यात विक्रमादित्य था। आगे देख लेते हैं, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। जो पश्चिम भारत वाली थी उसने सबसे लंबे तक शासन किया था शकों की शाखाओं में, लगभग 4 शताब्दी तक, मतलब 400 वर्षों से अधिक तक किया था। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित थी। तो गुजरात से समुद्री व्यापार होता था, उसकी वजह से ये काफ़ी लाभान्वित भी हो रही थी, और इसीलिए इसने सबसे लंबा शासन भी किया था। और इसने भारी संख्या में चांदी सिक्के भी जारी किए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन प्रथम था। शकों का रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 गुजरात के एक बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क, जो अर्धशुष्क मतलब मोस्टली सूख चुकी थी, सुदर्शन झील, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी, मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे बनवाया था, बाद में अशोक ने इसमें थोड़ा सा और बड़ा और अच्छा करवाया था इसको, और उसका जीर्णोद्धार किया था। मतलब इसने साफ सफाई करवा दी थी। जीर्णोद्धार का मतलब हो गया उस नहर की साफ सफाई करवा के फिर दोबारा उसमें पानी के फ्लो को प्रवाहित किया था। कौन सी झील थी, सुदर्शन झील थी। किसने करवाई थी, रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, और ये उसने अभिलेख में भी लिखा हुआ है, इसका अभिलेख जो था उसमें लिखा हुआ है। कौन सा अभिलेख था, जिसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, उसी अभिलेख को। और इसने संस्कृत में लिखवाई थी इस अभिलेख पे, जो संस्कृत का बहुत प्रेमी था, इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया था। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, क्योंकि अशोक ने भी जितने भी अभिलेख लिखे थे वो भी सब प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। बाद में शक, जो राजा अपने को छत्रप कहते थे, छत्र मतलब जो छाता ऊपर धारण करते हैं वो वाले छत्रप रहते थे, क्योंकि शक था इनको कि पानी बरस सकता है, ये भी एक ट्रिक हो सकती है, छत्रप कहते थे। उसके बाद आ गए आपके पल्लव, पल्लव या पार्थियाई बोलते थे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोग आए थे। तो पार्थियाई लोगों ने क्या किया था, इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। सबसे पहले पार्थियाई राजा थे, एक ही याद रखना है, पार्थियाई या पल्लव जो बोलते हैं, गोडो फन्ने से इनके राजा थे। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस एक करके ईसाई व्यक्ति था, वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। सेंट थॉमस ईसाई व्यक्ति था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान क्या है, ईरान है। पार्थियाई कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। उसके बाद एक लेते हैं कुषाण, पल्लव के बाद आए कुषाण। ठीक है, तो एक ट्रिक हमने बताई थी, क्या बताई थी, हिंदू को क्या हो गया, हिंदू को शक हो गया किस पे, पहलवान पे। ठीक है, तो यहाँ तक याद हो गए, लास्ट में कुषाण। आगे देख लेते हैं, ये पल्लव के बाद जो आए थे कुषाण, वो यूची और तोखरी,
भी कहलाते थे। यूची तोगरी का ये मोस्टली चीन की जाति थी। कुषाण जो थी वो चीन की दो जातियाँ थी, यूची और तोगरी, उन्हीं से संबंधित थे ये। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था, उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण, तो यूची वाले से बोले जाते हैं ये थे। उसका देख लेते हैं नेक्स्ट। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था अगर बात की जाए तो कुजुल कड़फिसस। अब कुषाण से कू आ गया और इधर से भी कू आ गया और इधर का है ही, तो कुजुल कड़फिसस था इसका, याद सकते हैं, एक छोटी स्ट्रिक है ये। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाण से के और का मोस्टली के ही नाम थे इनके। इनकी राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, या जो पेशावर बोलते हैं, आधुनिक पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। मतलब इन्हें दो राजधानी, एक तो पेशावर जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो, और एक दूसरी थी मथुरा। और यही मथुरा में यहाँ इन्होंने मथुरा कला का इस्तेमाल किया था, मथुरा कला, और इसमें किसको? जैन धर्म से संबंधित है मथुरा कला। आगे देख लेते हैं एक बार। कनिष्क ने क्या किया था 78 ईस्वी में, गद्दी के बैठने के समय जब कनिष्क बैठा था तो उसने एक संवत चलाया था। क्या संवत चलाया था? ये शक वंश का था तो शक संवत चलाएगा, शक संवत कहलाता है। एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। तो अपने यहाँ शक संवत यूज में किया जाता है। और शक संवत का पहला महीना कौन सा? चैत्र। चैत्र पहला महीना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्र याद कर लेते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फाल्गुन। तो अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन है। ये याद रख सकते हैं आपके। चैत्र पहला महीना हो गया, फाल्गुन अंतिम हो गया। और अपने यहाँ जो भारत सरकार द्वारा यूज में लाया जा रहा है शक संवत है। वैसे अपने यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं हम लोग, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1 ईस्वी वाला है, 1 ईस्वी। तो ये 1 ईस्वी से आगे हो जाएगा 78 साल, और वो हो जाएगा जो 58 BC जो उन्होंने चलाया था, वो BC मतलब पहले हो गया, 58 साल पहले हो गया। उसके बाद बौद्ध धर्म की चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी? कनिष्क के टाइम पे हुई थी, पहले पढ़ाया हुआ है। शासनकाल में कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, कश्मीर में। और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो बासमुत थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और कनिष्क इस समय 2 शाखाओं में बट गया था, एक महायान में, एक बट गया था हीनयान में। तो जो कनिष्क था वो महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क था महायान शाखा का अनुयायी, याद रखना है आपको। उसके बाद और महायान शाखा में क्या करते थे? बौद्ध की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा किया करते थे, और बौद्ध को ये भगवान मानते थे। चीनी जनरल जो था पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। तो उनके चीनी वाले कुछ उसमें मिलता है पुराणों में, कोई पेन चोआ था उसने कनिष्क को हराया था। वैसे कनिष्क ने क्या किया था? कनिष्क ने रेशम मार्ग पे अधिकार स्थापित कर रखा था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं, इनने भी बहुत स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। मतलब सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों की अगर बात की जाए तो एक राजा था इसमें, बिम कडफिसस। बिम कडफिसस था जो कुजुल कडफिसस के बाद आया था। तो उसने सबसे शुद्ध सोने की मुद्राएं जारी की थी, शुद्धता उनमें 100% सोने की थी वो। उसके बाद कुषाणों ने उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के, मतलब उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्के ने सबसे ज़्यादा जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। आयुर्वेद का विद्वान था जो विख्यात चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी थी। तो कनिष्क था कौन? चरक। ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें लास्ट में कहा है तो इसमें भी लास्ट में कहा है चरक संहिता इसने लिखी थी। और महाविवास सूत्र के रचनाकार, महाविवास किसने लिखा था? महाविवास रचनाकार बासमित्र हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था। महाविवास को क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है बौद्ध धर्म का। रचना किसने की थी? बासमित्र ने। उसके बाद ये उपाध्यक्ष थे बासमित्र, उसके जो संगीति हुई थी बौद्ध संगीति। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण यानी बुद्ध चरित्र की रचना की थी। उसके बाद बासुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महासचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। तो कनिष्क के दरबार में काफ़ी विद्वान रहते थे, जिनमें से बासुमित्र थे जो अध्यक्ष थे, पार्श थे, नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को। महाचेत थे, संरक्ष थे, ये भी दरबार की विभूति थे। भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने सापेक्षता यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र है, उन्होंने शून्यवाद दिया है इन्होंने, नागार्जुन ने। आगे देखते हैं। कनिष्क की मृत्यु जो हुई थी 102 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। ठीक। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, अपने को देवपुत्र बोलते थे। ये उपाधि कुषाणियों ने चीनियों से ली थी क्योंकि उसी वंश के थे, इसीलिए। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, बताया था शुरू में। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहण अधिक मात्रा में है, तो ये मथुरा को ज़्यादा तवज्जो दी थी इन्होंने। और मथुरा जो थी वो हिंदू कला थी ऑलरेडी। गांधार कला के लिए तक्षशिला, तो गांधार के लिए तक्षशिला जो है वो प्रसिद्ध स्थल है। और वो हेलेनिस्टिक आर्ट और जो इंडियन आर्ट दोनों मिली थी, तो उससे नया
रूप निकला था गांधार किला का। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कुषाण था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, सुरक्षा का प्रबंध भी करके देता था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। आगे देख लेते हैं, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किसमें? चीन में हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, तो उन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास किया था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। कुषाण काल में मतलब खड़ी, पहले बैठी हुई प्रतिमा बनाते थे, फिर उन्होंने पूरी खड़ी हुई प्रतिमा बना दी थी। ये